यह डिक्टेशन 110 से 120 की स्पीड के बीच में रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार जो है डिक्टेटर वक्ता स्पीड में वेरिएशन करते हैं टाइम मैनेज करने के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक है। रेडी, स्टार्ट। महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश बजट में निहित भावनाओं से किसी का मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस नए बजट को आज की परिस्थितियों की कसौटी पर परखते हैं तो यह उचित सिद्ध नहीं होता। नए बजट में विकास की दर बढ़ेगी, इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कमज़ोर वर्ग को राहत मिलेगी, इसके संबंध में भी कोई ठोस उपाय या योजना नहीं दी गई है। अब कहा जा रहा है कि बजट समाजवादी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा पेश इस बजट से देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी मिटाने के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कोई जादू का डंडा नहीं है। मेरे विचार से यह बजट विकास विरोधी नहीं है, विकास विरोधी बजट है। यह बजट विषमता कम नहीं करता और न यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन साधनों को जुटाया जा सकता है उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता है। मुझे आश्चर्य है कि प्रत्येक बजट में योजना के नाम पर अधिक रुपए रखने की बात कही जाती है, और इस बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने करोड़ों रुपए इस वर्ष की योजनाओं के लिए रखे हैं। जब वित्त मंत्री जी ने यह बात कही तो अनेक माननीय सदस्यों ने बधाई दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उसके लिए रुपया रखने तक ही सीमित है। यदि आप अंतरिम बजट को देखें और वित्त मंत्री महोदय के उस समय के भाषण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पिछले बजट में हमने अलग अलग मदों के लिए योजना के वास्ते कई जगह रुपया रखा था, लेकिन यह रुपया खर्च नहीं हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस काम के लिए रुपया रखा जाए और वह खर्च ना हो तो आश्चर्य की बात है। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। गरीबी एकदम नहीं हटाई जा सकती है, लेकिन यदि गरीबी नहीं हटे तो कम से कम घटे अवश्य। आज सरकार द्वारा बजट में जो कर लगाए गए हैं, क्या वे आम आदमी पर पहले से ही पड़े हुए बोझ को और बढ़ाने वाले नहीं हैं? मैं वित्त मंत्री महोदय से पहले रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट में किराए और माल भाड़े की दर में वृद्धि की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि ये घटनाएं केवल गुजरात में ही अकेली नहीं हुई। इस सदन में पिछली बार महाराष्ट्र के बारे में भी चर्चा हुई थी, उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी, बिहार की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी, और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह वास्तव में सारे देश के लिए और संसद के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बाद में जो कदम उठाए हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनके मूल कारणों की जांच के संबंध में क्या सरकार कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि आखिर ये घटनाएं आज़ादी के बाद घटने के बजाय
बढ़ती जा रही हैं। चाहे महात्मा गांधी के प्रदेश में हो, चाहे इंदिरा गांधी के प्रदेश में हो, सब प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। एक जो बड़ा झगड़े का मूल कारण होता है, उसका अगर आप सर्वे कराएं और पता लगाएं कि ऐसी घटनाएं वहां होती हैं जहां पर ऐसे कुएं हैं जिनसे संयुक्त रूप से पानी लेने की व्यवस्था है। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि उनके कुएं अलग करवा दीजिए। यह कुएं संयुक्त रहेंगे तभी एक मिलन की भावना रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक प्रवृत्ति यह देखी कि सरकार की ओर से पैसा इसलिए मिलता है कि हरिजनों के मोहल्ले में कुएं बनने चाहिए। उनके पानी पीने की व्यवस्था तो करें, लेकिन संयुक्त व्यवस्था के तौर पर कोई चीज़ नहीं बन रही है जिससे आपस में मिलने का स्थान समाप्त हो जाए। इसका सर्वे कराएं, तभी इसका पता चलेगा और लोगों को इसका लाभ होगा। दूसरा झगड़ा होता है जमीन की फसल बांटने का। आज भी हरिजन लोग अधिकांश रूप से जमीन के बटाईदार के रूप में काम करते हैं, इसलिए फसल के बंटवारे को लेकर कई प्रकार के झगड़े हुए हैं। उस चीज़ का सर्वे कराएं तो मैं समझता हूँ कि सदन को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा, क्योंकि वहाँ भी इन घटनाओं के संबंध में चर्चा हुई। महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे सदन में पेश इस वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में इस वर्ष हुए आम चुनाव में अपने दल को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके फलस्वरूप यहाँ केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो वास्तव में देश में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा हमारे दल को जो आदेश दिया गया था, उन्हें उस आदेश का स्मरण है और वे उसका तन मन धन से पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाना और देश के पिछड़े भागों का संतुलित विकास करना। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता को शोषण से बचाया जा सके। वास्तविकता यह है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि खेती की लागत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक अच्छे बीजों का आविष्कार किया जाए। आज किसानों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बहुत अभाव है। इनको बनाने के लिए जल्दी नए कारखाने खोले जाएं, जिससे किसानों को जल्दी जल्दी ट्रैक्टर प्राप्त हो सके। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इस देश के जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में हैं, उनकी उत्पादन क्षमता में दोगुनी वृद्धि संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर
आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मिलों के ऊपर किसानों का कई सालों से गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है, जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। इस डिक्टेशन में कुल 1200 शब्द हैं।